डिस्कस करें कल, क्योंकि अभी नाम चर्चा का ये अलग पैटर्न है, तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या जवाब। कईयों के बहुत अच्छे जवाब आए हैं, रिटर्न में भी टेक्स्ट में भी दे देंगे जो जवाब आए हैं, और मतलब लॉजिकल जवाब आए हैं। तो जवाब आपके पास भी होंगे, आप विचार कीजिए। बहुत से लोगों ने कल विचार किया होगा और उसके हिसाब से फिर जवाब लिखकर भेजें। तो आप भी विचार कीजिए, जो भी है अभी आपकी आस्था का आधार क्या है डेरा सच्चा सौदा में। और जैसे ये भजन इसमें लगाया गया था, सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है, तो ये जो है भजन है, ये भजन आपकी बहुत मदद करेगा आपको जवाब समझाने में। तो खैर कुछ जानकारियाँ जो हमें मिली हैं, बाकी कितनी पुख्ता हैं ये कह नहीं सकते। आपको ध्यान हो कि जून जुलाई में जो ये यूपी वाला आया था बाबा पैरोल का ड्रामा करने, उस समय भी हमने आपको बताया था भी कुछ जानकारियां हमें मिली हैं, और 3-4 मिनट के लिए कोई शख्स मिला होगा और उसने हमें तरीके से जानकारी अवेलेबल कराई। उस जानकारी के मुताबिक हजूर पिताजी के सेहत तो ठीक थी, लेकिन शारीरिक तौर पे हाथ में कुछ जख्म थे, और जख्म कुछ अलग तरह के थे, जैसे किसी गर्म चीज़ के जख्म हुए होते हैं, इस तरह के जख्म थे हाथ पे। और बाद में कुछ जानकारियाँ ये भी आई कि भी वो जख्म हाथ से लेके कूनी तक, मतलब एल्बो कह देते हैं हम भी, हाथ से लेके कूनी तक वो जख्म हजूर पिताजी के रहे। और ये जानकारियाँ भी मिली भी शायद वो जख्म कुछ खाने पीने में कोई केमिकल दिया गया क्या था, इस वजह से ही भी ये जख्म हुए थे। और हाल फिलहाल फिर उसका इलाज चलता रहा। अब कितना करवाया गया होगा ढंग से कह नहीं सकते। अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक भी हजूर पिताजी के जो जख्म हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर हुए हैं और ठीक हुए हैं काफ़ी हद तक। जो जानकारी हमें मिल रही है, सेहत भी पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जो हम कहें भी 100% है। और इसके अलावा भी वो लोग पूछते हैं भी कहाँ रखा गया है, तो लोकेशन एग्जैक्ट तो हमें मालूम नहीं है, और जितनी है वो आपको बताने लायक नहीं है। पर ये जानकारी दी है देने वालों ने, कितनी सही है ये तो वक्त बताएगा। पर ये जानकारी दी है भी जहाँ भी रखा गया है वहाँ पे इस बार, जैसे पिछली बार तो कोई व्यक्ति मिल आया था, इस बार मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कह रहे हैं भी जहाँ रखा गया है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है, मतलब बिजली की तारों की प्रोटेक्शन लगाई गई है, ताकि कोई अनजान व्यक्ति किसी भी तरह का वहाँ जा ना सके। हालांकि अब इससे ज़्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये जितनी हमें मिल पाई है, जितनी हम अपने सोर्सेज से निकाल पाए हैं। तो आपको इतनी जानकारी दे सकते हैं भी जून जुलाई में जो हालात थी, तबीयत थी या जख्म थे हाथों में जो भी थे, हो सकता है थोड़े बहुत पैरों में भी पहले रहे हैं, क्योंकि ये जख्म एकदम से नहीं हुए, ये पहले भी रहे हैं। 2019 से इस तरह की तकलीफ़ आती रही है और धीरे धीरे ये ठीक हुए, बिगड़े, क्योंकि ये जानकारी नहीं मिली है भी कुछ खाने में केमिकल दिया गया या कोई हादसा घटित हुआ, जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भी कुछ लोग बताते रहे हैं भी अलग अलग लोकेशंस हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बदली जाती रही। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन वो तो जब पूरी डिटेल हजूर पिताजी सामने होंगे तभी पता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ है भी जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे एडम ब्लॉक के लोगों के दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई है भी हजूर पिताजी असलियत में कभी आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है भी नहीं जी, ये तो नकली वाले से अब सारी उम्र काम चला ही लेंगे हम अपने तरीके से, थोड़े बहुत इससे काम निकलवा लेते हैं। और इनको जैसे कॉन्फिडेंस है, जो हमेशा एडम ब्लॉक वाले लोग ये बोलते हैं कि जी आप भूल जाओ, वो कभी आएंगे भी वापस, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हजूर पिताजी हैं वास्तव में असलियत में और स्वस्थ हैं काफ़ी हद तक, और ये नहीं है भी समय आने पर हो सकता है जो भी उनका अपना तौर तरीका होगा, जो भी नियति में लिखा होगा, वो संतों की अपनी थ्योरी है, वो जैसे भी आएंगे। पर इस सब के बीच एक चीज़ें जो समझ में आ रही हैं वो ये कि जिस तरह से यूपी वाला बाबा अलग अलग ट्रैक्स पे काम कर रहा है, जैसे अगर हम देखेंगे भी एक तरफ डेरे के अंदर एक दबका ऐसा है जो डेरे की मैनेजमेंट के अंदर जो आरएसएस के उसमें चलता है, प्रभाव में चलता है, और एक है जो आरएसएस से कम थोड़ा लेकिन भाजपा पार्टी के प्रभाव में चलता है, और तीसरा ऐसा है जो अकाली दल के प्रभाव में चलता है पंजाब में। तो इस तरह के अलग अलग दबके हैं। एक दबका चौटाला फैमिली के परिवार में भी
चलता है। वॉइस फास्ट है आज, सही नहीं आ रही है। नहीं जी, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप कई बार वो इकट्ठी हो जाती है, वॉइस एकदम से आ जाती है। तो ये अलग अलग दबके, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अपने अपने बेनिफिट्स के हिसाब से अलग अलग पार्टी या अलग अलग संगठनों के प्रभाव में चलते हैं। तो उसमें जो आरएसएस प्रो ग्रुप है वो थोड़ा ज़्यादा है। वो इस तरह से है भी कि जो यूपी वाला है वो उनकी आरएसएस की भाषा बोल रहा है भी। अभी क्या है कि जैसे हम सुन ही रहे हैं भी, योगा के अंदर सूर्य नमस्कार, तो सूरज को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देवता को। आज सुबह सुबह एक वीडियो आया, जबकि प्रैक्टिकली सूर्य देवता को नमस्कार नहीं किया जाता। वो योगा के अंदर सूर्य नमस्कार 12 तरह के आसन होते हैं। 12 तरह के आसन को मिला के एक आसन बनता है जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है। और वो उसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूरज को प्रणाम करना सूर्य नमस्कार नहीं है। और सूर्य नमस्कार एक आसन है जो जिसमें 12 अलग अलग आसन आते हैं। तो ये शायद यूपी वाले ने किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, उसको लगता है सूरज को माथा टेकना सूर्य नमस्कार होता है, या सूरज अंकल को माथा टेकना वगैरह वगैरह जो भी। पर प्रैक्टिकली आपको बताया भी सूर्य नमस्कार योगा में आसन है। तो इसी तरह क्या की होगी, ये असल में प्रो देवी देवताओं की तरफ धकेलना है, ये सब कुछ है। तो उस दिशा में काम कर रहा है यूपी वाला बाबा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसको मॉनिटरिंग ग्रुप है, जो इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है वो प्रो आरएसएस है, मतलब और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ले जाना चाहता है। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है भी, अगर आप कहो भी एक कहानी बताते हैं छोटी सी भी। पहले भी मैंने बताई थी। 2 व्यक्ति थे और राजा ने अपने, मतलब जैसे पिताजी सुनाते हैं ऐसे एक और अलग कहानी है। राजा ने ऐसे कोई ऑफिसर अपॉइंट करना था, तो 2 लोग आए उसके अंदर कैंडिडेट। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए राजा ने कहा भी जंगल में जाना है और कोई भी वहाँ पे अलग अलग तरह का सामान पड़ा है, कोई भी एक चीज़ आपको लेकर आनी है। और जो चीज़ आप लेकर आओगे उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा भी आपको रखा जाए या ना रखा जाए। तो इसी तरह वो दोनों लोग गए और जंगल में उनको सबसे पहले रुई दिखाई दी। तो दोनों ने राजा के लिए बड़ी साफ़ सुथरी रुई को साफ़ किया और पैक कर लिया, उठा लिया। थोड़ा आगे गए तो आगे उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखाई दिए। तो एक ने रुई को नहीं फेंका, एक ने फेंक दिया उसने, क्योंकि एक ही चीज़ ले जा सकते थे। तो उसने रुई फेंक के कपड़ा उठा लिया बढ़िया सा एक। फिर आगे गए तो आगे कोड़ियाँ, तांबे के सिक्के, ऐसे चांदी के, फिर सोने के, फिर हीरे जवाहरात, इस तरह के थे। तो आखिर में एक व्यक्ति तो रुई का बंडल लेके आया और एक हीरे लेकर आया। अब राजा ने रुई के बंडल वाले से पूछा भी आप रुई का बंडल क्यों लेके आए। तो वो कहने लगा भी मैंने मेहनत की है और मेहनत करके ये रुई का बंडल साफ़ करके तैयार किया है, तो मैं अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। मतलब मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर मेहनत करके कोई चीज़ हासिल की हो तो उस मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो दूसरे से पूछा गया कि भी तुम हीरे क्यों लेकर आए। तो बोला जी ऐसा है भी मेहनत करते हैं ठीक है, लेकिन जब आपको कम मेहनत से और समझदारी से ज़्यादा फ़ायदा होता हो तो बेटर है कि हम आंख बंद करके जानवरों की तरह मेहनत ना करें, शरीर ना चलाएं, दिमाग भी चलाएं, क्योंकि इंसान है और समय के साथ हम बदलें और जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से चलें। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब एक तरह से पुराने समय में तो ज़रूरत थी, लेकिन उसी हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो जिन्हें हिंदू ग्रंथ कहा जाता है, कि भाई आने वाले समय में सिर्फ नाम ही आधार होगा और देवी देवताओं का की पूजा अर्चना, कोई भक्ति का आधार नहीं रहेगा। तो लेकिन क्या है कि वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में रुई वाले बंडल वाले हैं भी, जो रुई का बंडल बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया आगे हीरे जवाहरात की तरफ चल रही है। तो समय के साथ बदलना और इंसान हो तो बुद्धि से काम लेना ज़रूरी है। तो ये एक है प्रो आरएसएस ग्रुप। एक होता है प्रो अकाली दल। उनको क्या होता है, उनको होता है भी देरा सिख और सिखों को लड़ा दो। इसमें क्या, जैसे सुनाम के अंदर आपने देखा। इसके अलावा आपको अब दिखाई दे रहा होगा ये, जैसे आज क्या सलाबतपुरा में और अमृतसर में जो ऑनलाइन प्रोग्राम होना था उसका विरोध हुआ, जो संगत मोबिलाइज़ कर रहे थे, ये अलग अलग जगह से संगत आ रही थी, तो उसको लेके जो हुआ वहाँ पे झगड़ा, मतलब विरोध हुआ, भी नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब अकाली दल की मेंटालिटी टाइप लोग हैं। इनको क्या होता है भी किसी तरह डेरा सिखों को आपस में लड़ा दिया जाए, और यही कुछ लगभग रूलिंग पार्टी की भी डिमांड्स रहेंगी, जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है बीजेपी की,
कि भी पंजाब के अंदर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े, जिससे कि हमारा थोड़ा पोलराइजेशन हो सके वोटर्स का और उसका बेनिफिट मिले। तो उस पैटर्न पे जो काम हो रहा है ये है पॉलिटिकल विंग के लोग हैं, जैसे हम जगजीत सिंह को कह सकते हैं जिसने 2007 में ये काम किया, तो ये उस पैटर्न के लोग हैं। तीसरा जो पैटर्न रहेगा वो है भी जो चौटालास का रहता है, जिनके चौटालास के जो थोड़े हिमायती हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से थोड़ा ये चीज़ चाहते हैं भी ट्रिगर हो। मतलब पॉलिटिशियंस की डिमांड है, आम आदमी पार्टी तो वैसे डेरा से कनेक्टेड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आज क्या है, जैसे आज बठिंडा में हुआ, ये तो एक अलग मसला है कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करना चाहते हैं, और उस तरीके से क्या है भी एक स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। अब मान लीजिए हम 15 साल के किसी बच्चे को बिठा दें और 15 साल के बच्चे को ना तो डेरे के बारे में नॉलेज हो, ना डेरे की विचारधारा का पता हो, ना ये पता हो भी समाज के अंदर डेरे ने जो काम के महत्व हैं क्या कुछ है भी, इन सब के मायने क्या हैं, उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाए और उस स्क्रिप्ट पे वो हर रोज़ बोलता रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्क्रिप्ट पे बोलने वाला व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानवान हो गया है। तो कुछ इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल करता है एडम ब्लॉक भी और बाकी लोग भी। उसमें क्या है कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को ये है कि बस प्रोजेक्शन दे के आप हाईलाइट कर दो, उसी तरह एडम ब्लॉक क्या करता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कम उम्र के लोग हैं उनको हाईलाइट करता है। संगत के अंदर भी ज़्यादा ज्ञानवान लोग हैं और बड़ी उम्र के लोगों को ज्ञान होता है, पता होता है, लेकिन उनको कहते हैं भी तुम्हें ज्ञान नहीं है एक तरह से। और ऐसे कच्ची उम्र के लोग जो प्रैक्टिकली डेरे को नहीं समझते हैं, सिर्फ उनको स्क्रिप्ट दी गई होती है भी ये भाषा बोलनी है, और उसके पैटर्न पे वो आपके लिए नई डेफिनेशंस डिफाइन कर रहे हैं और उस नई डेफिनेशंस के बेस पे आपको काम करवाते हैं, और फाइनली वो काम किसी न किसी क्रिमिनल पैटर्न पे होता है, किसी क्राइम के पैटर्न पे होता है। और यही चीज़ और जगहों पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको प्रोजेक्शन ऐसा दिया गया है कि ऐसे लगे जैसे उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है औरों के मुकाबले, जबकि उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समय के साथ समझ में आएंगी और इसी पैटर्न पे काम हो भी रहा है। तो आपको इन चीज़ों से समझदार बनना है, सावधान रहना है। इसके अलावा आज जो बठिंडा में प्रोग्राम हुआ, जानकारियाँ आई भी, जैसे बहुत सी जगहों से लेबर क्लास वर्कर थे, जैसे जो लेबर क्लास लोग हैं, जैसे आप किसी शहर में जाएंगे तो शहर में एक ना एक चौक ऐसा होता है जहाँ पे लेबर चौक जिसे कह दिया जाता है, या लेबर जहाँ पे इकट्ठी होती है। वो सुबह सुबह जिसको खेतों के लिए लेबर चाहिए, जिसको किसी मजदूरी में लेबर चाहिए, तो वहाँ से लोग लेबर ले जाते हैं। तो इसी तरह आज यही हुआ कि बठिंडा के अंदर लेबर, जहाँ से लेबर जाती है वहाँ से लेबर को दिहाड़ी दे के सलावतपुरा में ले जाया गया ब्रीड इकट्ठा करने के लिए, और उनको लगभग 400-500 रुपये पर हेड दिया भी गया, खाना पीना दिया गया अलग से। तो अब ये भी आप पूछ सकते हैं भी आखिर ये 500 रुपये दिहाड़ी का ये सिस्टम क्या है और ये किसका पैसा है और क्यों दिया जा रहा है। तो ये भी आप सोच सकते हैं। आप ये मत सोचिए भी हाँ भी यूपी वाले से के प्रभाव में आके भी आप ये समझें भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये इस तरह से भी इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ रेलवे स्टेशंस पे भी, जो बठिंडा के रेलवे स्टेशंस पे भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया भी उनको भी 400 रुपये दिहाड़ी और एक क्वार्टर, जिसे शराब की चौथा हिस्सा शराब का बोल देते हैं भी, एक पौवा कह देते हैं, पाइया तो पौवा कहते हैं भाई, चौथा हिस्सा शराब की बोतल का, तो एक पौवा और 400 रुपये दे के भी ले जाया गया। ये भी जानकारी मिली है बठिंडा रेलवे स्टेशन के लोगों से, या वहाँ पे जो लोग भिखारी टाइप लोग होते हैं या मांग के खाते हैं, इस तरह के लोग। तो ये इसी चीज़ इस तरह से मतलब काम हो रहा है। अब इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे समझें। और इसके अलावा जो ये आस्था का आधार जिसे हम बात करते हैं, उसको लेकर हम कल चर्चा करेंगे स्पेसिफिक इस बात पे, और इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। एक मलोट का लेके कई लोगों ने बोला अभी मलोट में 2 लाख लोग जमा हुए, लेकिन मलोट में हमारी तरफ से भी 1-2 लोग गए थे, उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफ्स खींच के भेजी हैं मलोट में। तो 2 लाख छोड़िए, वहाँ 2000 व्यक्ति भी नहीं था। एक किस्सा किसी ने बताया, कहते भी बाकी शायद मैंने पहले बताया हो, कि किसी ग्राउंड में रैली हुई एक नेता की या किसी पार्टी की, और उस ग्राउंड में रैली हुई तो वो ग्राउंड पूरा भर गया और उस ग्राउंड के बाहर भी लोग आ गए। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ने अगले दिन अखबार में खबर छपवाई
कि भैया इस अगर आज रैली के अंदर भी, इस रैली के अंदर हमारे 25,000 लोग शामिल हुए हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी रैली की खबर निकलवा रही है तो ऑब्वियसली 25,000 होंगे नहीं, लेकिन 25,000 भी बढ़ा चढ़ा के खबर लिखवाई गई होगी। तो इन्हीं दिनों जो यूपी वाले के प्रोग्राम चलते हैं, उसी में एक प्रोग्राम उसी ग्राउंड में हुआ, और उस ग्राउंड का 10वां हिस्सा कहते हैं भी भरा नहीं था ढंग से भी। जितना ग्राउंड रैली का वो था, उसका 10वां हिस्सा भी ढंग से नहीं भरा। लेकिन अगले दिन आईटी विंग ने खबर निकाल दी कि भैया उस ग्राउंड में 42,000 लोगों ने नाम लिया है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भी, जो ग्राउंड भरने के बाद भी बाहर पब्लिक हो, तो पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं कि वहाँ 25,000 लोग आए हैं, और उसी ग्राउंड का 10वां हिस्सा भी ढंग से संगत का भी, अंगत और नाम वालों के समेत भरा हो, तो भी आईटी विंग बोलता है भी 42,000 तो सिर्फ नए लोग आए हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो आपको दिखाया जा रहा है भी यूपी वालों को बड़ा इन्फ्लुएंस मिल रहा है और बड़ा वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है या बड़ा वो मिल रहा है। लेकिन ये मीडिया का एक हाईलाइटेड है, मीडिया में भी नहीं इतना उठ रहा जितना आईटी विंग वाले उठा रहे हैं। तो ये इसको आप प्रैक्टिकल तौर पे समझें भी ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको भरमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए है, असल में ऐसा नहीं है। और जितना भी आप लोग ये ऑनलाइन है, तो अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है फिर भी आप यूट्यूब वगैरह पे सुन लें। लेकिन अगर इस तरह से पंजाब में ख़ास तौर पे मोबिलाइज़ करेंगे, कल को किसी हादसे का शिकार हों, तो क्योंकि ये मान के चलिए भी ये सिर्फ ये बाहर नहीं आया है, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज जो हैं या पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे इस आदमी को प्रोजेक्ट किया गया है। जबकि वास्तविक हजूर पिताजी के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि वो यहाँ है ही नहीं, और उनका अपनी तरफ से एक ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है, और उनको साथ कोई घटना घटी है या जिसमें उनके हाथों पैरों पे जख्म है, जिसका इलाज चल रहा है, ये जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। और फिलहाल जहाँ उन्हें रखा गया उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग तक रखी गई है। और अब ये तो समय बताएगा जब हजूर पिताजी वास्तव में सामने होंगे कि क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ इस दौर में और किस किस ने किया, तो समय बताएगा। बाकी आप एडम ब्लॉक तो क्या अपने अपनी कहानियाँ सुनाता रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाल फिलहाल किसी ने खबर डाली भी, शाही परिवार के लोग भी आ गए हैं, तो जानकारी ये भी मिली है भी जो छोटी बहन का एक वीडियो आ रहा है, छोटी बहन के परिवार का, तो जो छोटी बहन जी का परिवार इंडिया में आया है अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने, वो भी इसलिए उनको जानकारी दी गई भी हनीप्रीत जो है वो शायद उनकी प्रॉपर्टी को, जो उनकी कोठी कह सकते हैं, भी उसको तोड़ फोड़ना चाहती है। लेकिन वो आनन फानन में आए हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी हनीप्रीत से बात करके अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकें, ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए उनकी प्रॉपर्टी को। इसलिए उनको आनन फानन में आना पड़ा, कोई ऐसी इमरजेंसी शायद क्रिएट हुई है, जितनी मुझे जानकारी मिली है मेरे सोर्सेज से। अब मेरी डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं हुई है परिवार वालों से, पर ऐसा नहीं है कि यूपी वालों के दर्शन करने वो आए हैं, क्योंकि वैसे भी जो शाही परिवार के सदस्य हैं, बड़े माता जी को और छोटे माता जी को छोड़कर, उन्होंने वैसे भी पिताजी के साथ बहुत नाजायज़ किया है। तो हमारी कोई हमदर्दी नहीं है उनके साथ कि वो उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, लेकिन सिर्फ इसलिए भी आपको उनका वीडियो दिखा के भरमाया ना जाए, इसलिए आपको बता दें भी क्या क्या वो कर रहे हैं। और शाही परिवार पे भी समय आने पे जो भी है उचित, उनको भी इन बातों का जवाब सार्वजनिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और कानूनी तौर पे देना पड़ेगा, अगर वो बीच में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करते हैं। तो खैर, ये जानकारियाँ आपके लिए आज के लिए रखी थी। बाकी कल हम आपको बताएंगे भी जो लोगों ने, साथ संगत ने जवाब भेजे हैं भी आस्था का आधार क्या है उनकी, तो उसका जो निचोड़ है, क्रक्स है, वो बताएंगे। बाकी जो अगर आप भी कुछ बताना चाहें तो आप अपने जवाब भेजते रहिए, कल शाम को हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर में 10 मिनट का सुमन रहता है, तो आप सबने सुमन से पहले अरदास बोलनी है, और 10 मिनट के लिए सुमन किया जाता है। और ये सुमन हम समाज की भलाई के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए और अपने हजूर महाराज जी की अच्छी सेहत की कामना के लिए करते हैं। तो आप सबने सुमन में ध्यान लगाना है और अरदास बोलनी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है।